हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? गाड़ी चल रही है एकदम अच्छे से। चलिए, तो आज हम देखेंगे हम लोग एक नया टॉपिक, और वह टॉपिक होगा वेव यानी तरंग देखेंगे। तरंग से भी परीक्षा में क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं तरंग होता क्या है। तरंग के बारे में सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पिछला वीडियो जो है समय त्वरण से रिलेटेड टॉपिक से था, जिसमें ग्राफ से कई बार जो है क्वेश्चन, काफी ग्राफ से क्वेश्चन जो है टच किया है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन वहां से टच करेगा ही करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तरंग तरंग होता क्या है? तो देखिए तरंग क्या है। तरंग एक प्रकार के क्या है मेरे भाई? विक्षोभ है। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। तरंग में माध्यम का जो कण होता है वो एक ही बिंदु पर, एक ही मध्य बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है गमती करते हैं। ठीक है। उसके बाद तरंग में जो होता है माध्यम का जो कण होता है वह स्थानांतरित नहीं होते हैं, एक ही जगह रहकर गति आगे पीछे दोलन करते हैं, कंपन करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। इसमें माध्यम के कण जो एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थानांतरित नहीं होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ नोट में लिखिएगा ऊर्जा स्थानांतरित होते हैं। पूछेगा कि तरंग में माध्यम के कण स्थानांतरित होते हैं? नहीं, माध्यम के कण जो है स्थानांतरित नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ठीक है। बात करते हैं तरंग का। तो तरंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, नोट कीजिएगा, यांत्रिक तरंग। क्या होता है? यांत्रिक तरंग होता है। और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। एक होता है यांत्रिक और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। ठीक है। बात करते हैं यांत्रिक तरंग का। तो यांत्रिक तरंग जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होते हैं अनुप्रास्त तरंग, दूसरा लिखिएगा, और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। तो तरंग कितने प्रकार का होगा मेरे भाई? दो प्रकार का होगा। पहला आपका हो गया क्या? यांत्रिक तरंग, और दूसरा हो गया क्या? अयांत्रिक तरंग। ठीक है। उसके बाद अयांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा हो गया क्या? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। तो अब देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। ठीक है। तो देखिए अब अनुप्रस्थ तरंग देखते हैं मेरे भाई। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण के गति के जो दिशा होता है उसके लंबवत दिशा में गमन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? शीर्ष और गर्त के रूप में होते हैं। कौन? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। बात करें अनुप्रस्थ तरंग का, तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है यह सिर्फ ठोस और द्रव के सतहों पर गमन करता है, गैसों में गमन नहीं करता है। ठीक है। गैसों में गमन नहीं करता है, पानी के सतह पर गमन करता है। ठीक है। और यह किस रूप में होता है? श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। ठीक है। और दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। और माध्यम कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम आयाम कहते हैं। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग में, अब देखेंगे कि अनुदैर्घ्य, हम उसको फिगर से देखेंगे। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो इतना, चलिए तो अब देखते हैं मेरे भाई अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। क्या देखते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए देखिए यह जो ऊपर वाला बिंदु जो होता है, ठीक है,
इसको कहते हैं मेरे भाई श्रिंग। क्या कहते हैं? श्रिंग। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? माध्यम के कण होता है कि कण के दिशा जो होते हैं वह माध्यम के कण का दिशा जो होता है तरंग की गति के दिशा के लंबवत होता है। और देखिए अब देखते हैं हम तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो देखिए इसमें माध्यम के कण, देखिए दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो लगातार गर्त के जो बीच का यह जो दूरी है मेरे भाई, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? इसी को नोट कीजिएगा, इसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कहने ठीक है। दो लगातार गर्त के बीच की दूरी या दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार जो गर्त होगा इसका जो बीच का दूरी होगा, इसी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अब देखेंगे अब इसमें आयाम क्या होता है। तो देखिए तरंग के माध्यम के कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है, देखिए यह जो अधिकतम जो विस्थापन हुआ, इसी अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? नोट कीजिए मेरे भाई, यह जो अधिकतम विस्थापन हुआ, तो अधिकतम विस्थापन माध्यम के कण का जो अधिकतम विस्थापन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। ठीक है। तो क्या करें कि दो लगातार गर्त या श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और माध्यम के कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्या? आयाम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें अनुप्रस्थ तरंग का। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, लिखिएगा, यह ठोस एवं गैसों, ठोस एवं द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है। ठीक है। ठोस और द्रव के सतह पर उत्पन्न होगा, यह गैस में उत्पन्न नहीं होता है। गैस में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। ठोस और द्रव के सिर्फ सतह पर उत्पन्न होगा, गैस में उत्पन्न नहीं होता है। चलिए इतना आप नोट कीजिए, देखते हैं। चलिए तो समझ गए मेरे भाई, तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है और आयाम क्या होता है। बस फिगर को समझिए कि दो लगातार श्रृंग या गर्त का बीच का दूरी ही आपका क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। याद करने की कोई जरूरी नहीं है, समझिए। और माध्यम के कण का जो अधिकतम विस्थापन होगा इसी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अनुप्रस्थ में लिखा दिए कि यह ठोस और द्रव के सतहों पर उत्पन्न होता है, गैस में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा लिखिएगा तनी हुई डोरी। तनी हुई डोरी यानी धनुष का तनी हुई जो डोरी होता है उसमें भी अनुप्रस्थ तरंग जो है उत्पन्न होता है। क्या अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा? अगर आपसे पूछे कि अनुप्रस्थ तरंग के उत्पन्न तनी हुई डोरी में जो उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का जो होता है, इसमें अगर पूछ ले कि इसका वेग और आवृत्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो नोट कीजिएगा, उसका प्रयोग करते हैं सोनोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर का। तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग और आवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति क्या होता है? तो प्रति सेकेंड कंपन की गई कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में जितना बार तरंग कंपन करता है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि तनी हुई डोरी के उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग और आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोनों पॉइंट नोट कीजिए, फिगर भी नोट कर लीजिएगा। चलिए सोनोमीटर लिख लिए। अगर आपसे पूछे, लिखिएगा कि पानी के अंदर
पानी के अंदर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए मतलब कि पानी के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होगा, ध्वनि तरंग, उसके गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिखिएगा किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। ठीक है, क्या कर रहा है? पानी के अंदर उत्पन्न जो ध्वनि तरंग होगा उसकी गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें प्रयोग करते हैं किसका? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ध्वनि को, नेक्स्ट मान लिखिए कि अगर पूछे आपसे कि ध्वनि को दूर तक भेजने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नोट कीजिएगा, मेगाफोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेगाफोन यंत्र का प्रयोग जो है, ध्वनि को दूर तक भेजना हो तो उसमें क्या करेंगे? मेगाफोन का प्रयोग करेंगे। लेकिन पानी के अंदर जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा उसकी गणना करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? उसके गणना के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करेंगे। और सोनोमीटर क्या होता है कि किसी भी डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग होगा और आवृत्ति होगा उसे मापने के लिए हम सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। आप देखते हैं अनुप्रस्थ, देख लीजिए। आप देखते हैं अनुदैर्घ्य, नोट कर लीजिए। देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए अनुदैर्घ्य तरंग देखते हैं बड़े भाई। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? इसमें जो माध्यम के कण होते हैं, इसमें तरंग के दिशा के आगे पीछे गमन करता है। उसमें देखे तो अनुप्रस्थ में तरंग के दिशा के लंबवत गमन करता है, लेकिन अनुदैर्घ्य में क्या होता है? तरंग के दिशा के आगे पीछे गमन करता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है, लिखिएगा संपीड़न एवं विरल के रूप में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है? संपीड़न और विरल के रूप में यह गमन करता है। कौन? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, ध्वनि क्या है? ध्वनि हो गया। उसके बाद हो जाएगा भूकंप तरंग जो उत्पन्न होता है सो। उसके बाद लिखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न तरंग। ठीक है, तो भूकंप तरंगे हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न तरंगे हो गया, और ध्वनि, ये सारे क्या है? ये सभी अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, और हो गया संपीड़न और विरल के रूप में जो है यह गमन करता है। किस रूप में? संपीड़न और विरल के रूप में गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग जो है, यह नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यह द्रव गैस एवं ठोस, यानी कह सकते हैं तीनों माध्यम में गमन करता है। अगर आपसे पूछे, अनुप्रस्थ तरंग में देखे थे कि सिर्फ ठोस और द्रव के सतह पर गमन करता है और गैस में गमन नहीं करता है, द्रव के सतह पर गमन करता है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग जो होते हैं यह संपीड़न और विरल के रूप में गमन करते हैं, और यह जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करते हैं। ठीक है, तीनों माध्यम में गमन करते हैं। चलिए नोट कीजिएगा। चलिए, तो ध्वनि तरंग हो गया। ये ध्वनि तरंग जो है तीनों माध्यम में उत्पन्न होगा, आपका ठोस में भी उत्पन्न होगा, गैस में भी, द्रव में भी। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में जो होता है सिर्फ ठोस और द्रव के सतहों पर उत्पन्न होता है और पानी के सतह पर। ठीक है, गैस में जो है उत्पन्न नहीं होते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट और लिखिए। ठीक है, नोट में लिखिएगा, नोट में 1 लिखिएगा
सितार, सितार और गिटार। देखिए कह रहे हैं कि सितार और गिटार से, सितार और गिटार से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, सितार और गिटार के डोर से, डोरी से जो तरंग उत्पन्न होता है, यह आपका होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होगा, लेकिन नोट कीजिएगा अप्रगामी, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होगा। पूछता है कि इनमें में से कौन जो है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होगा, तो सितार और गिटार के डोरी से जो उत्पन्न तरंग होगा वो अनुप्रस्थ होगा, और कैसा होगा, अप्रगामी तरंग होगा। ठीक है, नोट 1 हो गया। नोट 2 में लिखिएगा, लिखिएगा बांसुरी, उसके बाद लिखिएगा बीन, बांसुरी हो गया, उसके बाद बीन हो गया, उसके बाद बांसुरी और बीन से जो है, इससे जो उत्पन्न ध्वनि होता है यह होगा, इससे जो उत्पन्न जो तरंग होगा वह क्या होगा, यह होगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होगा, और अप्रगामी, अनुदैर्घ्य अप्रगामी होगा। अगर आपसे पूछे कि बांसुरी बीन से जो तरंग उत्पन्न होंगे वह कैसा होगा मेरे भाई, तो अनुदैर्घ्य होगा, अप्रगामी होगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रस्थ का उदाहरण हो गया तो गिटार और सितार से हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जो है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग का ऑप्शन है, तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें भी जो है पूछता है। ठीक है, तो सितार बीन हो गया और शहनाई हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, बांसुरी हो गया, बांसुरी बीन हो गया, और लिख लीजिए शहनाई, ब्याह शादी में जो शहनाई नहीं बजता है इसमें भी होगा, अनुदैर्घ्य होगा, लेकिन क्या होगा, अप्रगामी तरंग होगा। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ से पूछता है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग जो है पूछता है। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा आवृत्ति के बारे में देख लेते हैं। चलिए आवृत्ति देख लेते हैं, देखिएगा आवृत्ति क्या होगा, तो प्रति सेकेंड कंपनों की कुल संख्या, कंपनों की कुल संख्या, कुल संख्या ही क्या कहलाता है मेरे भाई, आवृत्ति कहलाती है। मतलब कि 1 सेकेंड में जितना बार कंपन कर लिया वही आपका क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। देखिएगा इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, Hz सूचित किया जाता है मात्रक। अगर इसका पूछ ले बीमा, तो बीमा लिखिएगा T माइनस और M0 L T-1 होता है। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट जो है आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, M0 L0 और T-1 इसका क्या होता है, बीमा होता है। इसका मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति क्या होता है, तो प्रति सेकेंड कंपन के कुल संख्या, मतलब 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन कर लेगा उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है तो इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है आवृत्ति से, कहता है कि एक माध्यम का कण की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है। देखिए बता कि 40 हर्ट्ज कहने का मतलब, 40 हर्ट्ज कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में वह 40 बार क्या करता है, कंपन करता है। क्योंकि प्रति सेकंड कंपन की दूरी, कंपन की गई कुल संख्या क्या कहलाता है मेरे भाई, आवृत्ति कहलाता है। तो अगर 40 हर्ट्ज देखे दिया हुआ, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितना कंपन कर रहा है, 40 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 40 चक्कर वो पूरा करता है, 40 बार कंपन कर रहा है। तो पूछ रहा है 30 सेकेंड में कितना करेगा, तो 30 सेकेंड में कितना करेगा मेरे भाई, तो 40 गुने कितना हो जाएगा, 30 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1200। कितना बार कंपन करेगा,
1200 बार कंपन करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बना लिए होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, प्रॉब्लम मिटा देते हैं क्या। ये हमेशा ध्यान रखिएगा 40 जितना हर्ट्ज दे इसका मतलब कि वो 1 सेकंड में उतना गमन कर रहा है, उतना बार कंपन वह कर ले रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, आवृत्ति निकालना, आवृत्ति निकालना है मतलब कि 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रहा है वो निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसकी आवृत्ति हो जाए कि 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वही उसका जो है क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो देखिए कहता है कि 0.8 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाता है, 24 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, और आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति कितना होता है, 1 सेकंड में जितना बार कंपन कर ले, तो यहां से 1 सेकंड में हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/0.8 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना कर देंगे, 8 से कट जाएगा 3 मरतबे, तो कितना बार कंपन करेगा, 30 बार। 30 बार कंपन करेगा यानी इसकी आवृत्ति कितना हो गया, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा। कह रहा था कि एक माध्यम का कण 0.8 सेकंड में 24 चक्कर लगाता है। तो अभी थोड़ा देखें थ्योरी में कि 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब कि आवृत्ति निकालना है तो 0.8 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 24 चक्कर लगाता है, तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। 0.8 सेकंड में 24 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 24/0.8, दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर देंगे 10 से गुना कर देंगे, 8 से कटा 3 यानी 30 चक्कर यानी 30 आवृत्ति हो जाएगा। तो इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। ऑप्शन हो गया ए। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से ना लीजिए। यह था मेरे भाई आज का तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक। इसमें कुछ और बच गए हैं वह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।